गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हर्षवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इस वंश के प्रभाकर वर्धन चौथे शासक थे। वर्धन इनकी उपाधि थी। इनके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के उपरांत थानेश्वर के शासक बने। इनकी राजधानी कन्नौज थी और इनकी शासक के बारे में जानकारी के स्रोत हैं हर्षवर्धन का बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। अब हम पढ़ेंगे हर्ष की विजय। हर्ष ने गौड़ नरेश शशांक पर आक्रमण किया और उसके लिए कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से समझौता करके शशांक को पराजित कर दिया। वल्लभी पर आक्रमण किया 630 से 633 के बीच में। वहां के शासक ध्रुव सेन द्वितीय थे, वो पराजित हुए और ध्रुव सेन ने हर्षवर्धन से समझौता कर लिया और उसके बाद ध्रुव सेन से हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री की शादी कर। अब बच्चों हम पढ़ते हैं फिर एक ही प्रसिद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय के साथ। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर 630 से 634 के मध्य, और इसमें हर्षवर्धन को असफलता का मुंह देखना पड़ा, ऐसा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में वर्णन किया गया है। और ये जो अभिलेख है कि कौन से अभिलेख किस शासक के हैं, ये हमें अच्छी तरह याद रखने हैं। पहले भी हमने जो पढ़ाया है उनमें बहुत सारे अभिलेख आए थे, उनको हमें याद करना है। अब हर्ष ने सिंध पर भी विजय प्राप्त की, ऐसा बाणभट्ट के अनुसार बताया गया है। नेपाल और कश्मीर पर भी हर्ष ने विजय प्राप्त की, क्योंकि नेपाल में हर्ष का संवत चलता है और कश्मीर के शासक से हर्ष ने बुद्ध के दांत जबरदस्ती प्राप्त करने का प्रयास किया था। पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त की हर्ष ने, यानी गंजाम, उड़ीसा और बंगाल पर उसने अधिकार किया। हर्ष के प्रशासन को हम देख सकते हैं। संयुक्त प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत, राजपूताना हर्ष के प्रशासन के अधीन थे। वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश, असम को भी सम्मिलित कर लिया था। इस कारण हर्ष को उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े भाग के शासक के रूप में जाना जाता है और दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को सकलो उत्तरा पथनाथ कहा गया है। अब हम हर्ष के धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में अध्ययन करेंगे। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और उसके प्रश्रय से महायान बौद्ध धर्म का देश विदेश में फैला। प्रयाग और कन्नौज आदि सभाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मावलंबियों को एक जगह लाकर धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। ऐसी ही एक धर्म सभा 643 ईस्वी में कन्नौज में हुई थी। उसमें सभापति के पद का प्रस्ताव हेनसक के नाम को प्रस्तावित किया गया था। ये 23 दिन तक चली और इसमें 3000 महायान व हीनयान बौद्ध भिक्षुक, 3000 ब्राह्मण व नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भाग लेने के लिए आए। इसमें राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रख दी गई थी और उसी प्रकार की किंतु उससे थोड़ी छोटी 3 फुट ऊंची मूर्ति रोज जुलूस में उठाई जाती थी, जिसमें 20 राजा 300 हाथी होते थे और छत्र को स्वयं हर्ष उठाता था। आगे बढ़ते हुए हर्ष चारों ओर मोती, सुनहरे फूल, अन्य कीमती चीजें बिखेरता जाता था। हर्ष ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया और अपने कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले गया। इस प्रकार हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में भी महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ऐसी एक प्रयाग में सभा 643 ईस्वी में छठी सभा हेनसांग के समय हुई, 75 दिन तक चली। इसमें प्रयाग में किए गए कार्य के संबंध में पहले दिन में एक बुद्ध की मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्य वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई।
दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। अगले दिन ब्राह्मणों को, फिर जैन धर्म और अन्य धर्मावलंबियों को, और अगले कई महीने में निर्धन, अनाथ और दिव्यांग लोगों को सहायता दी गई और यह सब 75 दिन तक चला। सारी संपत्ति हर्ष ने दान कर दी और ऐसा कहा जा सकता है कि अंत में उसे वस्त्र भी अपनी बहन राजश्री से उधार लेने पड़े। दान। हर्ष उदारता पूर्वक विभिन्न धर्म के अनुयायियों को दान किया करता था। वे अपनी आय का एक हिस्सा दान में खर्च करता था। हर्ष धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन दिया। सभी धर्मों के अनुयायियों को अपना धर्म मानने की अनुमति थी। उसके समय में जैन धर्मावलंबी, ब्राह्मण धर्मावलंबी, सभी धर्मों के लोग रहते थे। हर्ष का शासन प्रबंध पढ़ेंगे। केंद्रीय शासन, उसमें सबसे पहले हम सम्राट के विषय में पढ़ेंगे। सम्राट सर्वोच्च अधिकारी था। हर्षवर्धन स्वयं प्रशासन की धुरी था, कठोर परिश्रमी व्यक्ति था और वह अपने राज्य का दौरा किया करता था और जनता की कठिनाइयों का निवारण करता था। हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त थी। मंत्री परिषद होती थी जो राजा को सलाह प्रदान करती थी। सचिवालय होता था, सुव्यवस्थित था, जिसमें अवंती विदेश मंत्री था, सिंघानाथ सेनापति था और इसके मुख्य कर्मचारी महासामंत, महाराज, दोषधानिक, प्रमाता, राजस्थानीय, कुमार मात्य, उपरीक, विषयपति आदि होते थे। उच्च प्रशासनिक अधिकारी कुमार मात्य होते थे, जो कि सचिवालय और मंत्रियों में मंत्री पद पर नियुक्त किए जाते थे। वेतन नगद या भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। इस प्रकार हर्ष की शासन प्रणाली सामंत प्रणाली के रूप में थी। सेना में हर्ष की सेना में 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार, 5000 पैदल सैनिक थे। अपने राज्य को विस्तृत करने के बाद हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। हर्ष की सेना में जो मुख्य सेनापति होता था उसे महासेनापति कहते थे। साधारण सैनिक को चाट भाट, घुड़सेना को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत तथा महाबलाधिकृत कहा जाता था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को भुक्तियों को आधुनिक जिले के समान कहा गया है और भुक्तियों को विषय में बांटा गया था। ग्रामों का अधिकारी ग्राम अक्षपटलिक होता था। इसकी सहायता के लिए कर्णिक नामक अधिकारी होते थे जो लेखक होते थे, जैसे बाबू होते हैं आजकल। कर पढ़ेंगे हम। 3 प्रकार के कर थे। भाग, जो कि उपज का 1/6 हिस्सा था, ये भूमि कर था। हिरण्य कर, जो कि कृषक और व्यापारियों से नगद लिया जाता था। बलि होता था, जो राजा को प्रतिदिन दिया जाता था। राजस्व को 4 हिस्सों में बांटा गया था। राज कार्य में एक हिस्सा वेतन के रूप में, एक हिस्सा पुरस्कार के रूप में और एक हिस्सा विभिन्न विद्वानों को दान के रूप में दिया जाता था। दंड विधान, हर्ष के समय में दंड थोड़ा नरम था। अपराधों में विद्रोहियों की संख्या बहुत कम थी। शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। हेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ये चीनी यात्री था जो कि बौद्ध स्थलों के दर्शन और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था और इसने भारत का विवरण लिखा है। उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में बताया है कि समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों में विभाजित था। शूद्रों की स्थिति सही नहीं थी और ये जो 3 उच्च वर्ग है वो स्वच्छता पूर्वक रहन सहन पर ज्यादा ध्यान देते थे। शूद्र खेती करते थे। प्याज, लहसुन और मांस खाने वालों का निवास शहर से बाहर था। आर्थिक स्थिति,
हर्ष के समय में लोग समृद्धशाली थे, भूमि उर्वरा थी, सोने चांदी के सिक्के और सामान्यतः कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। वस्त्र उद्योग उन्नत था। प्रमुख व्यापार के केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भड़ौच, पाटलिपुत्र। व्यापार चीन, मध्य एशिया आदि देशों के साथ होता था। निर्यात के रूप में कपड़े और मसालों को किया जाता था और आयात घोड़े और सोने चांदी के रूप में, और कृषि कर भूमि उपज का 1/6 हिस्सा था। धार्मिक स्थिति, हर्षवर्धन धर्म सहिष्णु शासक था। सभी धर्मों के लोग सुखपूर्वक रहते थे। जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। बौद्धों में महायान प्रभावी था। राजनैतिक जीवन, इसमें हम पढ़ेंगे राज की आय राज कार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार, दान आदि में खर्च होती थी। हर्ष निरीक्षण यात्राएं भी करता था। अपराध बहुत कम होते थे। शिक्षा विहारों और गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। लिपि ब्राह्मी लिपि थी और शिक्षा के प्रमुख केंद्र हर्षवर्धन के समय में वल्लभी गुजरात में और नालंदा बिहार, जो कि बिहार में, ये मुख्य शिक्षा के केंद्र थे। हर्ष का मूल्यांकन पढ़ेंगे। हर्ष एक महान योद्धा वह सेनापति था, योग प्रशासक था, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला सहिष्णु शासक था, कुशल राजनीतिज्ञ था और कला और साहित्य का संरक्षक था। स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। इसकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इसके दरबार में इसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं कादम्बरी और हर्षचरित्र। इसके दरबार में मयूर, मातंग दिवाकर, भर्तृहरि आदि विद्वान रहते थे। हर्ष दानशील भी था, अपनी आय का एक हिस्सा दान में देता था। आज जो हमने पढ़ाया है उसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।